आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, विश्वास का विरोधाभास, यानी दोस्त बनाम दुश्मन। हम अक्सर मानवीय रिश्तों और सत्ता की गतिशीलता को बहुत सीधा और आसान मान लेते हैं, लेकिन सच कहूं तो ये अंदर से बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। अब एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, आपके सबसे करीबी घेरे में सबसे खतरनाक इंसान कौन हो सकता है? हम हमेशा से यही मानते आए हैं कि जो हमारे सबसे करीब होते हैं वही सबसे सुरक्षित होते हैं, पर क्या वाकई ऐसा है? चलिए आज समाज की इस बहुत ही पुरानी और गहरी मान्यता को थोड़ा सा चुनौती देते हैं। और यहीं जिक्र आता है रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के दूसरे नियम का। यह नियम कहता है, दोस्तों पर कभी बहुत ज्यादा भरोसा ना करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। सुनने में थोड़ा अजीब और क्रूर लग सकता है ना? लेकिन पेशेवर दुनिया में यह नियम दोस्ती से मिलने वाले उस झूठे आराम और सुरक्षा के भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देता है। तो हमारा पहला भाग है दोस्ती का खतरा। आइए देखते हैं कि कैसे दोस्त हमारे लिए एक बहुत बड़ा जोखिम बन सकते हैं। इस स्रोत के हिसाब से दोस्त बहुत जल्दी धोखा देते हैं, क्योंकि वे आसानी से ईर्ष्या यानी जलन से भर जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि काम की जगह पर दोस्त कमजोरी कैसे बन गए? देखिए, सत्ता के खेल में दोस्तों पर हद से ज्यादा निर्भर होना अपने आप में एक बड़ा खतरा है। होता क्या है कि बहुत ज्यादा अपनापन अक्सर एक खामोश सी नाराजगी को जन्म दे देता है। एक छुपी हुई प्रतियोगिता शुरू हो जाती है, जो बहुत ही आसानी से ईर्ष्या में बदल सकती है। इस पूरी समस्या के भावनात्मक मूल को समझने के लिए मशहूर दार्शनिक सोरेन किरकेगार्ड की इस सटीक परिभाषा को देखिए। उन्होंने ईर्ष्या को दुखी प्रशंसा कहा है। ये एकदम सटीक बैठता है। ये बताता है कि आखिर दोस्त खतरा क्यों बन जाते हैं। मतलब वो आपकी कामयाबी की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो तारीफ उन्हें बहुत दुखी कर रही है। अगर हम इंसानी फितरत को ध्यान से देखें तो ये एक बिल्कुल तय पैटर्न है। मान लीजिए किसी का अचानक से प्रमोशन हो गया। ये चीज़ पुराने दोस्तों के बीच एक अदृश्य और विनाशकारी चक्र शुरू कर देती है। इसके कदम बहुत स्पष्ट हैं। पहले एक को सफलता मिलती है, फिर जो कल तक उसके बराबर थे उन दोस्तों को हीन भावना महसूस होने लगती है। फिर ये जलन छुप छुप कर अंदर ही अंदर पनपती है और अंततः एक दिन धोखा मिलना लगभग तय हो जाता है। इसे हम एक बगीचे में उगने वाले खरपतवार या जंगली घास की तरह समझ सकते हैं। एक बार जब ये जलन किसी दोस्त को अंदर से खाने लगती है ना, तो आपकी हर नई कामयाबी उस छुपी हुई नाराजगी को बस पानी देने का काम करती है। वो नाराजगी उस जंगली घास की तरह और बड़ी और भद्दी होती जाती है, जो आखिर में आपके बगीचे की सभी सुंदर चीजों को पनपने से ही रोक देती है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जो कि नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है, दुश्मनों का महत्व। यहां हम देखेंगे कि काम पर रखा गया दोस्त बनाम काम पर रखा गया दुश्मन, इन दोनों में क्या फर्क है। दोस्ती अगर एक कमजोरी बन सकती है, तो एक पुरानी दुश्मनी एक बहुत बड़ी ताकत भी बन सकती है। अगर हम इन दो बिल्कुल अलग किरदारों की तुलना करें, तो समझ में आता है कि क्यों एक पुराना विरोधी एक सहयोगी से कहीं ज्यादा सुरक्षित दाव साबित होता है। इस टेबल में उनके बुनियादी मनोवैज्ञानिक अंतर को साफ देखा जा सकता है। एक दोस्त ये मानकर चलता है कि आपने उस पर जो भी एहसान किया वो उसका हक था। इससे वो कई बार बिगड़ सकता है और निरंकुश व्यवहार कर सकता है। लेकिन इसके ठीक उलट एक दुश्मन हमेशा एक भारी मनोवैज्ञानिक बोझ के साथ चलता है। वो खुद को आपका कर्जदार महसूस करता है और इसी वजह से वो अपनी वफादारी साबित करने के लिए कहीं ज्यादा मेहनत करता है। दोस्तों को लगता है कि मदद पाना उनका प्राकृतिक अधिकार है, लेकिन दुश्मन सिर्फ शामिल किए जाने पर ही कृतज्ञ महसूस करते हैं। देखिए, उनके पास भरोसे की एक भारी कमी होती है, जिससे उन्हें हर हाल में दूर करना होता है। उनमें अपनी वफादारी साबित करने की एक तीव्र प्रेरणा होती है। वे इस मौके को पाकर आश्चर्यचकित होते हैं, इसकी कद्र करते हैं और सबसे बड़ी बात, वे वापस उसी पुरानी शत्रुतापूर्ण स्थिति में जाने से डरते हैं। ये सारी चीजें मिलकर एक संभावित खतरे को आपके समर्थन के एक बेहद मजबूत स्तंभ में बदल देती हैं। प्राचीन इतिहासकार टैसिटस का ये बहुत ही शानदार कथन देखिए। मनुष्य किसी लाभ की तुलना में किसी चोट का बदला चुकाने के लिए अधिक तत्पर रहता है, क्योंकि कृतज्ञता एक बोझ है और बदला एक खुशी। ये कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। होता क्या है कि दोस्तों का आभार बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। उनके लिए एहसान एक बोझ बन जाता है, जबकि पुरानी दुश्मनी की कड़वाहट से बचने की ललक एक पूर्व प्रतिद्वंदी को हमेशा चौकन्ना और वफादार बनाए रखती है। चलिए अब इस पूरी थियरी को इतिहास के पन्नों से समझते हैं। भाग 3, ऐतिहासिक अनुप्रयोग, जिसमें हम सम्राट सुंग की कहानी देखेंगे। चीन के सम्राट सुंग
इस बात का सबसे सटीक उदाहरण है कि महत्वाकांक्षी सहयोगियों से कैसे निपटा जाता है। जैसे ही उन्होंने सिंहासन ग्रहण किया, उन्हें तुरंत समझ आ गया कि उनके अपने साथी जनरल ही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। लेकिन वे ये भी जानते थे कि अगर उन्होंने अपने दोस्तों को मरवाया तो सिर्फ बदले की भावना भड़केगी। तो उन्होंने क्या किया? बहुत ही चतुर कदम उठाया। उन्होंने उन जनरलों को बेहद शानदार जागीरें रिश्वत में दी और फिर उन्हें उस संपत्ति का आनंद लेने के लिए दूर निर्वासित कर दिया। बिना कोई खून बहाए उन्होंने अपने दोस्तों की ईर्ष्या के खतरे को हमेशा के लिए बेअसर कर दिया। और यही हमें हमारे आखिरी भाग की ओर ले जाता है। भाग 4, मानवीय गतिशीलता में महारत। आज के आधुनिक दफ्तरों में इस रणनीतिक नजरिए को लागू करने के लिए आपको लोगों का एक बारीक और तटस्थ पर्यवेक्षक बनना पड़ेगा। इस पूरे विश्लेषण का मुख्य निष्कर्ष यही है कि किसी भी जगह लोगों का मूल्यांकन केवल स्नेह के आधार पर मत कीजिए, बल्कि उनकी उपयोगिता और उनकी प्रेरणा को देखिए। ईर्ष्या को रोकने के लिए हमेशा एक प्रोफेशनल दूरी बनाए रखना जरूरी है। अपने साथियों की भावनात्मक स्थिति का सही आकलन करें। ये समझें कि अगर आप बल प्रयोग करेंगे तो वो बस और ज्यादा विरोध करेंगे। और सबसे अहम बात, उन लोगों को पहचानें जो आपके संभावित दुश्मन हो सकते हैं और उन्हें बहुत ही सक्रिय रूप से अपनी संपत्ति या ताकत में बदल लें। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए हम आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ रहे हैं जिस पर आपको विचार करना चाहिए। क्या हमारे सबसे करीबी सहयोगी ही गुप्त रूप से हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां हैं? मानवीय स्वभाव के इस यथार्थवादी चित्रण को देखने के बाद हमें अपने करीबी पेशेवर दायरे को एक बार फिर से परखने की जरूरत है। क्या एक चतुर रणनीतिकार के लिए एक दोस्त से ज्यादा एक दुश्मन मूल्यवान है? सोचकर देखिए।